हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्डोर एडुडेन। और हम आपके लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस फिर से लेके आ गए हैं 6 नवंबर का, जिसके अंदर में जो पहली न्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। और सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है वो हमारा गार्डियन है और वो इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। सारे जो जजमेंट होगी वो सब कुछ करने में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमारा जो देश है संविधान से चलता है और सुप्रीम कोर्ट उसको गाइड करता है। तो इसी केस में क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी वो एक पर्टिकुलर केस से रिलेटेड कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या गवर्नमेंट सीज कर सकती है। अब इसके केस में क्या हुआ, 1977 और 1985 में दो पर्टिकुलर केस थे। एक राणा रेड्डी रे केस जिसमें अय्यर जो थे हमारे चीफ जस्टिस थे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनी थी। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर बननी है तो उसके लिए मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए। अगर उसी केस पे कोई और फैसला आना है उसके बाद 5 से ज्यादा बढ़ते रहेंगे। जब पहला जो केस था उसमें 5 थे, दूसरे में जो संजीव कोक जब केस था उसके अंदर में 7 थे, अब इसके अंदर में हुए 9। क्योंकि अब जब ये सब हुआ तो इसमें पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो अय्यर चीफ जस्टिस अय्यर थे उन्होंने जो उसके लिए रिमार्क दिया था कि आर्टिकल 31 जो सी जो ये कहता है कि अगर डीपीएसपी में आर्टिकल 39 से रिलेटेड कोई मैटर है, आर्टिकल 39 ये कहता है कि अगर हमें रिसोर्सेज को और कम्युनिटी के लिए अगर हमें कोई एक्वायर करना पड़ जाए तो हम वो कर सकते हैं। और अगर 31 बी के रेस्पेक्ट में कोई लॉ बन रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में अगर कोई फंडामेंटल राइट जो है किसी इंसान का वो अगर छूट भी रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में 31 सी है और इस पर्टिकुलर लॉ को प्रेसिडेंस दी जाएगी। हमें डीपीएसपी को मनाना है और जो हमारे जो पूरे देश के लोग हैं उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं उन सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना। अब ये चलता हुआ आ रहा था और 2 बार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठने के बाद जब इस केस के अंदर जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड था, महाराष्ट्र के मुंबई में एक चौल थी या एक बिल्डिंग लगा सकते हैं, वो 1948 से बनी हुई थी। तो उस पर्टिकुलर केस में वहां की जो अथॉरिटी है वो उसे सीज कर वहां पर नई बिल्डिंग बनाना चाह रही थी। लोग चले गए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को कैसे कोई ले सकता है। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 31 के अंदर लिखा हुआ है कि जो मटेरियल ऑफ रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी है, इसके अंदर में एक स्पेशल मटेरियल ऑफ द रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी, ये एक टर्म है जो आर्टिकल 39 बी के अंदर, इसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मटेरियल को हम अलग से काउंट करेंगे और ऑफ द कम्युनिटी को एक अलग से काउंट किया जाएगा। कि अगर कोई मटेरियल है और मटेरियल, पहली बात तो मटेरियल की फॉर्म में है और वो सारे जनहित के लिए है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर चौल थी या कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग अगर हम सीज कर रहे हैं तो वो कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में कैसे आ रही है और वो प्रॉपर मटेरियल कैसे है। अगर जैसे अगर माइंस की बात करें, माइंस का अधिग्रहण करना है अगर कोर्ट को, अगर गवर्नमेंट को, तो उस पर्टिकुलर केस में हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर में कोई ना कोई मिनरल मिल रहा है और जो माइन करेंगे वो हमारी ऑफ द कम्युनिटी होगी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऐसा नहीं डिक्लेयर कर सकती कि वो मटेरियल है ऐसा जो ऑफ द कम्युनिटी है। इस पर्टिकुलर केस में जो जजमेंट आया है वो 8:1 के अंदर आया है कि 8 जजेस ये कह रहे थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको एक अलग से आइडेंटिटी के तौर पे यूज करना चाहिए। वहीं एक और चीज आप देख रहे होंगे इसके अंदर में आया
7:2 के केस में हमारी एक और चीज आई, सब 8 जजेस ने यह कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी थे उन्होंने कहा कि जो अय्यर जी की जो रिकमेंडेशन थी वो रेट्रोगेटरी थी, और इसी के लिए जब उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे जब बात करने की बात आई तो उसके अंदर में 7:2 हो गया। 2 जजेस ने यह कहा कि हमें अय्यर जी के ऊपर जो कमेंट की है वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो बदल गई हैं। पहले सोशलिज्म ज्यादा चलता था, अब सोशलिज्म के साथ हमें इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में भी सोचना पड़ता है, और कैपिटलिस्ट जो गवर्नमेंट है वो बदलती जा रही है। जैसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी से बढ़ते बढ़ते अब हम कैपिटलिस्ट की तरफ आ रहे हैं, और बहुत सारी चीजें चेंज बदल गई हैं। तो जब का जो जजमेंट था अय्यर जी का, जस्टिस अय्यर का, वो और अब में जो फर्क आया है वो इसलिए आया है कि इंटरप्रिटेशन बदल गई है, लोगों की सोच बदल गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट की जो नेक्स्ट जजमेंट थी वो थी मदरसा एक्ट के ऊपर। मदरसा एक्ट के अंदर क्या किया कि यूपी गवर्नमेंट ने 2004 के अंदर मदरसा एक्ट लेके आई, और मदरसा एक्ट के अंदर क्या कहा गया, जो मुस्लिम के मदरसे थे जहां पर बच्चे पढ़ा करते थे, अपनी रिलीजियस प्रीचिंग पढ़ा करते थे, अपने रिलीजन को पढ़ा करते थे, वहां पर रेगुलेशन के लिए लाए, और रेगुलेशन के साथ साथ यह कहा गया कि उन्हें रिलीजियस प्रीचिंग के साथ साथ एनसीईआरटी बेस्ड हमें बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, ताकि वो एक ओवरऑल उनका डेवलपमेंट हो सके। और इस एक्ट के अंदर यह भी कहा गया कि मदरसा एक्ट जो होगा वो 4 डिग्रियां देगा, 10th बेस पे, 12th बेस पे, ग्रेजुएट लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे क्या थी, वो थी फाजिल, ये थी कामिल, 12th बेस की थी आमिल, और ये थी मौलवी। अब इस पर्टिकुलर जो अभी जो जजमेंट आई, और उससे पहले हाई कोर्ट के पास भी जब गया तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आया था, हाई कोर्ट ने कहा कि जो यूजीसी है उसके अकॉर्डिंग ही आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री दे सकते हैं, और यूपी मदरसा एक्ट है वो किसी भी तरह से यूजीसी से अपग्रेडेड नहीं है। तो जो जितने भी मदरसे हैं वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी है कि वो अब 10th और 12th तक की तो डिग्री दे सकते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं दे सकते हैं। एक बात तो हाई कोर्ट की मानी है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा क्या कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसे जो बन रहे हैं और मदरसा एक्ट जो चल रहा है वो पूर्णतः सेकुलर भी कहा जाएगा, और वहां पर जो जिस हिसाब से एक साइंटिफिक तरीके से चलने के लिए जो चल रहा है अब काम, जहां पे एनसीईआरटी पूरी तरह से पढ़ाई जा रही है, तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर हम देखेंगे तो वो सेकुलर भी नहीं है, और वहां पर पढ़ने वाले 20 लाख जो बच्चे हैं और जो 30,000 जो स्टूडेंट हैं उन सबका ध्यान रखना पड़ेगा, और इसीलिए जो 20,000 मदरसे हैं यूपी के अंदर उन सबको चलाया जाएगा। इसीलिए अब जो ये जजमेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसके 2 फैसले हैं। हम हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने जो दिया, उन्होंने कहा कि यूपी एक्ट मदरसा एक्ट को पूरी तरह से बंद कर देते नहीं होगा, वो मदरसे चलेंगे, लेकिन अब मदरसे जो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री दिया करते थे और ग्रेजुएट की डिग्री दिया करते थे वो नहीं दे सकते हैं। सिर्फ स्कूलिंग लेवल पे होगा। 10th और 12th तक की जो वहां की जो वो देंगे, सर्टिफिकेट देंगे या डिग्री देंगे, उन सबको मान्य रहेगा। ये था सुप्रीम कोर्ट का मदरसा एक्ट के ऊपर। उसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट है, एक अच्छी खबर है, इंडिया ने अपने पेपर्स डाले हैं किस चीज के लिए, ओलंपिक्स के लिए। अब ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए जहां पर एक अहमदाबाद में प्रॉपर एक सिटी बन रही है कि अहमदाबाद जो पहली सिटी होगी जहां पर इंडिया ओलंपिक्स को होस्ट करेगा, 2036 के लिए इंडिया ने बिड की है। और जब इंडिया ने बिड की है, वहां पर सऊदी अरेबिया, कतर जैसे बड़े बड़े देश भी हैं और जिनके पास संपन्न भी हैं, जो एक चाहते हैं कि वहां पर भी ओलंपिक्स को कंडक्ट किया जाए। अब जब इंडिया ने, अभी आप कहेंगे कि 2036 को क्यों कहा है, क्योंकि 2028 के हैं वो लॉस एंजलिस में होने, अमेरिका में होने, ये पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड है।
और 2032 के जो हैं वो मेलबर्न में होने ऑस्ट्रेलिया में, ये भी ऑलरेडी डिसाइडेड था। अब 36 वाली की ही हमले के लिए हम बिड कर सकते थे, जो हमने बिड की। और ये बिड करने से अच्छी बात ये भी है कि खो खो जैसे जो हमारे जो गेम है, अगर हम बिड कर रहे होंगे तो उनकी ओलंपिक्स में हम एंट्री करवा सकते हैं। खो खो कबड्डी जो गेम्स हैं उन सबको हम ऐड करवाने में कामयाब होंगे, और एक प्रॉपर जो स्पोर्ट्स हैं, जो इंडियन स्पोर्ट्स हैं, हम उनको बढ़ावा दे पाएंगे। इसके साथ साथ जो विलेज बनेगा, उस विलेज के साथ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हेल्प से हमारे जो एथलीट्स हैं वो और ज्यादा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जब गाएंगे तो हम ओलंपिक में और ज्यादा अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे। ये था ओलंपिक्स के रिगार्डिंग में। उसके बाद क्या है, एक ऑस्ट्रेलियन जो यूनिवर्सिटी है उसने एक स्टडी कंडक्ट करवाई है, जिसके अंदर में पता चला है कि जो फ्राइट कॉरिडोर है, फ्राइट कॉरिडोर क्या है, आप सबको पता है कि रेलवे चलती है हमारे यहाँ, और रेलवे के लिए जो ट्रैक्स हैं, अगर कोई मान लीजिए कोई पैसेंजर गाड़ी आती है तो जो माल गाड़ी है उसे रोक दिया जाता है। उस रोकने के चक्कर में जो रेलवेज है, जो वो गुड्स को जो ट्रांसफर करती थी, वो डिले हो जाता था। इसीलिए क्या किया, एक फ्राइट कॉरिडोर बनाया गया, जिस फ्राइट कॉरिडोर के अंदर जो, अगर हम इसे इंडिया मानेंगे तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला रीजन है, इस सबको हम अटैच कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि ये जो रीजन है ये लगभग 18 से 20% की हमारी जो है वो रीजन को कवर करेगा। लेकिन जो यहां से जो गुड्स जाते हैं वो लगभग 50 से 60% के गुड्स हैं वो जाएंगे, और इससे हमारा जो इंपोर्ट्स हैं और जो एक्सपोर्ट है, और इसके साथ साथ जो गुड्स का ट्रांसफर है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर स्टडी के अंदर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने जो किया है कि इसके जो रिजल्ट हैं वो उसी हिसाब से हमें दिखाई दे रहे हैं कि कॉरिडोर हमने बना दिए हैं। अब लगभग कॉरिडोर चल भी रहे हैं। अगर आप देखेंगे लुधियाना जो ईस्टर्न और वेस्टर्न है वो लगभग चलना शुरू हो रहे हैं। रेवाड़ी से मैकरना भी चलना शुरू हो गया है, दादरी से रेवाड़ी भी चलना शुरू हो गया है, और मैकरना से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वहां तक पूरी तरह से एक जो फ्राइट कॉरिडोर है बन चुका है। अब फ्राइट कॉरिडोर बनाने से एक फायदा ये भी है कि इन पर्टिकुलर जगह पर हम डबल डेकर फ्राइट कॉरिडोर भी चला सकते हैं, जहां पर जो कैपेसिटी है वो डबल चलेगी, और जो स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा होती है, ताकि जो गुड्स हैं जो पहले 2 से 3 दिन लगा करते थे वो 1 से 1.5 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं। और जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जो अगर मान लीजिए कश्मीर से या हिमाचल से अगर कोई फ्रूट्स हैं, वो अगर हमें इंपोर्ट भी करने हैं तो वो अनपेरिस्ड फॉर्म में ही जा पाएंगे। इसीलिए जो फ्राइट कॉरिडोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए पीएम गति शक्ति जो योजना थी, गति शक्ति योजना क्या थी कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर में फ्राइट कॉरिडोर से रिलेटेड भी जो हैं उन सबको हम ध्यान से रखते हैं। और गति शक्ति के अंदर एक स्पेशल एक सिंगल पोर्टल बनाया था कि सबकी तरफ से क्लियरेंस मिलेगी, और ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है रेलवेज के अंदर वो बहुत ज्यादा हो, और ये इसके रिजल्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। अब आ गई हमारी आखिरी न्यूज, वो है इंडिया कनाडा से। अब इंडिया कनाडा जब हम देख रहे हैं तो इसके अंदर में हमें 2-3 चीजें देखनी पड़ेंगी। एक मैं आपसे पहले डिस्कस करूंगा 5 आइज ग्रुप। 5 आइज ग्रुप क्यों डिस्कस कर रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। 5 आइज ग्रुप क्या है, ये 5 कंट्रीज का एक ग्रुप है। यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्रीज हैं, और ये 5 कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, और इनका एक क्लोज नेट है। ये एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते हैं, सब काम करते हैं। तो क्या हुआ, अभी जो कनाडा के अंदर जो इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ हो रहा है, इंडियन डिप्लोमेट्स की सर्विलेंस चल रही है। इंडियन डिप्लोमेट्स अगर कहीं टेंपल में जाते हैं, वहां पर प्रॉपर तरीके से उनके ऊपर अटैक हो रहा है, हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर अटैक हो रहा है, हिंदूज को वर्शिप नहीं करने दिया जा रहा है। प्रो खालिस्तानी जो चल रही है कनाडा के अंदर, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जो एस जयशंकर जी, वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, और वहां पर किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कनाडा जो है वो रूल ऑफ लॉ को नहीं मान रहा है, और ये पूरी तरह से गलत है।
और पहली बार ऐसा हुआ है कि फाइव आइज ग्रुप में से जो एक इंपॉर्टेंट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, उनके जो पर्टिकुलर फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने इस बात से एग्री किया कि जिस तरह से जो कनाडा यूज कर रहा है, लैंग्वेज यूज कर रहा है, जिस तरह के ट्रीटमेंट कर रहा है, वो अनएक्सेप्टेबल है और इस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। इसी बीच में एक और चीज भी हुई है कि पीएम मोदी जो हैं उन्होंने पर्टिकुलरली इस बारे में ट्वीट भी किया है कि जो कनाडा अपने आप को रूल ऑफ लॉ के बारे में बताता है, वहां रूल ऑफ लॉ कहां चला जाता है जब हमारे डिप्लोमेट्स की सर्विलेंस हो रही है और जो टेंपल है, हिंदू टेंपल है, वहां पर प्रॉपरली खालिस्तानी लोग अटैक कर रहे हैं। एक और जो चिंता की बात यह भी आ रही है कि जो खालिस्तानी जो अटैक कर रहे थे वहां पर टेंपल के ऊपर, वहां पर एक पुलिस ऑफिशियल भी मिला है जो प्रो खालिस्तानी। ये ज्यादा कंसर्न की न्यूज है। कंसर्न इसलिए है कि अगर प्रो खालिस्तानी लोग कनाडा की पुलिस के अंदर आ चुके हैं और वो इस हिसाब से अटैक कर रहे हैं इंडियन डिप्लोमेट्स के ऊपर, तो कितनी खतरनाक। ये कुछ सवाल हैं जो हम देखते हैं कि कब होगा, इनका जवाब कब मिलेगा। और जो कैनेडियन गवर्नमेंट, जो जिस समय ट्रूडो गवर्नमेंट है, वो खालिस्तानियों का नाम तक नहीं ले रही है कि खालिस्तानियों ने कुछ किया भी। इन चीजों को देखना होगा। और इसी के साथ आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस यही होता है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डो।